गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब मस्त होंगे। सो दोस्तों, कल के आप लोगों की जो वीडियो आई थी उसमें आप लोगों को हमने 35 क्वेश्चन तक आप लोगों का सॉल्यूशन करवा दिया था। कौन से पेपर का? तो पेपर नंबर था 2018। दोस्तों, आप लोग चैनल पर ना ही तो सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, और ना ही आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना ही आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, आपकी डिमांड के ऊपर हम पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो आपका बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 36वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि धातुओं के दो असंयुक्त गोलों की त्रिज्या क्रमशः r तथा 2r है और उन पर समान आवेश q है, तो गोलों की सतह के तुरंत बाहर जो ऊर्जा घनत्व होगा वो क्या होगा? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि UA इज ग्रेटर देन UB। ओके, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न दे रखा है, देखिए क्या है, ये रहा। चार संधारित्र चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं, तो बिंदु x और y के बीच तुल्य संधारित्र का मान क्या होगा? दोस्तों, तबीयत खराब है थोड़ी, तो अब अगर आवाज थोड़ी कम आ रही है तो आप लोग मैनेज कर लेना। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर था 36 और 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि 5 माइक्रोन फैराड। ओके, अगला प्रश्न है, द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स A and B and C आर फर्स्ट 0 एंड देन फर्स्ट इज। तो हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं कि निम्न चित्र में तीनों ही इनपुट का मान शून्य है। जब तीनों का मान 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा? तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1 और 0। क्या होगा? 1 और 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, ए वैन डी ग्राफ जनरेटर कैन बिल्ड अप पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, यानी कि एक वान डी ग्राफ जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया जा सकने वाला विभवांतर क्या होगा? बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनेक वोल्ट, अनेक शत वोल्ट, अनेक सहस्त्र वोल्ट या अनेक मिलियन वोल्ट। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनेक मिलियन वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंग्लिश भी है, तो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक 96 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश स्थित है, तो वर्ग से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो वर्ग से होकर जाने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा 2 × 10⁶ न्यूटन मीटर कुलाम इनवर्स। क्या होगा? 2 × 10⁶ न्यूटन मीटर कुलाम इनवर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई क्या होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, निर्वात के विद्युतशीलता की इकाई क्या होती है? तो निर्वात के विद्युतशीलता की इकाई बताओ। कुलाम पर न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम स्क्वायर होती है, कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, या फिर कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर होती है? बताओ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई क्या होती है? तो निर्वात में विद्युतशीलता की जो इकाई होती है वो होती है कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या? कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बता रहा हूं। अगला प्रश्न है कि 2 ओमीय चालकों में VI ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं, तो चालक 1 व चालक 2 के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो चालक 1 और चालक 2 के प्रतिरोधों का अनुपात होगा cot θ1 बटे tan θ2, यानी cot θ1 बटे tan θ2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक कार्बन प्रतिरोध पर लाल, काली, नारंगी और चांदी रंग के
पट्टिकाएं हैं तो प्रतिरोध व टॉलरेंस है, प्रतिरोध व टॉलरेंस है। तो 20 किलो ओम, 20 किलो ओम प्लस माइनस 10%, 20 किलो ओम प्लस माइनस 20%, 200 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलो ओम प्लस माइनस 10%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानक प्रतिरोध कुंडली मिश्र धातु की बनाई जाती है क्योंकि देखिए, क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक TCR कम एवं प्रतिरोधकता Q अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए तो जरा देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि व्हीट स्टोन ब्रिज शोन इज फिंगर्स इज मोस्ट सेंसिटिव वहन, यानी कि चित्र में दर्शाया गया व्हीट स्टोन सेतु सर्वाधिक सुग्राह्य होता है जब बताओ तो P बराबर Q बराबर R बराबर S, यानी कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है कि P बराबर क्या होता है Q और Q बराबर क्या होता है R और R बराबर क्या होता है S, यानी कि सभी क्या होंगे, बराबर होंगे किसमें, व्हीट स्टोन सेतु में। अगला प्रश्न है कि किसी तार के परिच्छेद से समय T में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा QT इज इक्वल टू 5T स्क्वायर प्लस 4T प्लस 2 है। तो T इज इक्वल टू 4C पर विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 44 एम्पियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि द एंगल ऑफ द डिप एट ए प्लेस व्हेन आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल इज, यानी कि जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के स्थित क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक समान होते हैं वहां पर नति कोण कितना होता है, यानी नति कोण होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए तो जरा देखिए तो भाई, देखो The relative permeability of a magnetic material is 0.9983. The types of magnetic material is, एक चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक भेद्यता 0.9983 है, तो यह पदार्थ क्या हो जाएगा, पारती चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लोहा चुंबकीय है या लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रति चुंबकीय होगा, यानी कि एक चुंबकीय पदार्थ का आपेक्षिक भेद्यता 0.9983 है, तो यह पदार्थ क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए चार्ज Q इज enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will, r त्रिज्या की गौसीय गोलीय सतह के भीतर आवेश Q है। यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो बाह्य दिशीय वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, दुगुना, चार गुना, आधा या अपरिवर्तित। तो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसी लोह चुंबक की क्यूरी बिंदु के ऊपर अनुचुंबकीय भाग में चुंबकीय संवेदनशीलता यानी कि ससेप्टिबिलिटी होती है, जहां की सी क्यूरी नियतांक और टी केल्विन ताप पदार्थ का है तथा टी सी क्यूरी ताप है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C/T - TC, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है
एक लंबे तार को चित्र की भांति मोड़ा गया है। एक लंबे तार को चित्र की भांति मोड़ा गया है और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो धारा के वृत्तीय भाग के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ म्यू नॉट निर्वात की पारगम्यता होगी। कितनी होगी म्यू नॉट निर्वात की पारगम्यता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि म्यू नॉट फर्स्ट अपॉन 2a, म्यू नॉट I अपॉन 2a इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी बंद परिपथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल लाइन इंटीग्रल पारगम्यता म्यू नॉट एवं नेट धारा I का गुणनफल होता है। तो क्या होता है? गॉस का नियम, बायो सावर्ट का नियम या एम्पियर परिपथीय नियम या फैराडे का नियम? तो एम्पियर परिपथीय नियम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉन का जो गति परिपथ होगा वो क्या होगा? सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वृत्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी लंबे सीधे चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो किसी लंबे सीधे चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो उसकी जो तीव्रता होगी वो होगी चालक से दूरी के व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होती है। चालक से दूरी के व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विरामा अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन के समान से एक प्रेक्षक गुजरता है, उसका उपकरण मापेगा केवल एक विद्युत क्षेत्र, केवल एक चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर दोनों में से कोई क्षेत्र जो उसके चाल के मान पर निर्भर करेगा। तो बताओ भाई 55वां जो क्वेश्चन है इसका आपको राइट आंसर बताना है। बताओ। चलो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला है किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? यानी सभी वर्णों के लिए समान होता है, बैंगनी वर्ण के लिए अधिकतम होता है, बैंगनी वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, या रक्त वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंगनी वर्ण के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तरंगदैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगों के मध्य संपोषी व्यतिकरण होने के लिए पथांतर होगा, के लिए जो पथांतर होगा वो क्या होगा? तरंगदैर्ध्य लैम्बडा की दो प्रकाश तरंगों के लिए संपोषी व्यतिकरण होने के लिए पथांतर क्या होगा? तो पथांतर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन लैम्बडा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एन लैम्बडा। अगला है अगला प्रश्न, वायु कांच अंतर सतह इंटरफेसेस अगला है कि वायु कांच अंतर सतह इंटरफेस पर एक साधारण प्रकाश बूस्टर कोण पर आपतित होता है। कांच में अपवर्तन कोण क्या होगा? तो कांच का जो अपवर्तन कोण है वो क्या होगा? 33 डिग्री, 33 डिग्री, 34 डिग्री, 35 या 36? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 34 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली जो तरंगदैर्ध्य होती है उसका संवेग बढ़ने पर बढ़ती है, उसका संवेग बढ़ने पर वो घटती है, उसका संवेग पर निर्भर नहीं करती, या उसके संवेग के सिद्धांत के अनुसार परिवर्तित होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका संवेग घटने पर बढ़ती है। उसका संवेग अगर घटेगा तो वो बढ़ेगी। अगला है, चार अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान पर अवघटित शेष प्रतिशत होगा। शेष जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा जरा बताइए तो। 9.25%, 6.25%, 12.25% या फिर 15.25%। ऑप्शन नंबर बी 6.25% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? कैथोड किरणों के समान होती है, बीटा किरणों के समान होती है, गामा किरणों के समान होती है, या अल्फा किरणों के समान होती है? तो बताओ। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गामा किरणों के समान होती है। क्या? प्रकाश की जो तरंगों की जो प्रकृति होती है वो गामा किरणों के क्या होती है? समान होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए तो। किसी नाइट्रोजन नाभिक में नाइट्रोजन 7 और 14 की बंधन ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। दिया हमको ये दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाभिकीय होलोकास्ट का अर्थ क्या है? नाभिकीय होलोकास्ट का क्या अर्थ है? तो नाभिकीय जो होलोकास्ट होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है नाभिकीय आयुधों प्रयोग से होने वाली विशाल तबाही। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टाइक प्रभाव का अर्थ है। फोटोवोल्टाइक प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीएन जंक्शन, पीएन संधि के प्रकाशित होने के कारण अग्रिम वोल्टेज यानी फॉरवर्ड वोल्टेज का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध तरंग रेक्टिफिकेशन होने पर निर्गम आउटपुट में तरंगागे की आवृत्ति होगी 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी यानी 50 हर्ट्ज होगी। 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा की अर्ध तरंग आउटपुट में कितने आएंगे? 50 हर्ट्ज आएंगे भाई। अगला है, किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए वोल्टेज आवर्धन सिग्नल आवृत्ति पर निर्भर करता है। निम्न तथा उच्च आवृत्ति पर अधिक तथा मध्यस्थ आवृत्ति परस्पर स्थिर होता है। निम्न तथा उच्च आवृत्ति पर कम तथा मध्यस्थ आवृत्तियों पर स्थिर होता है, या आवृत्ति बढ़ने पर निरंतर बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्न तथा उच्च आवृत्ति पर कम तथा मध्यस्थ आवृत्तियों पर स्थित रहता है। चलो आगे हैं। अगला है, इकाई तरंगों का प्रयोग करके क्षितिज के परे संचार के लिए निम्न में से कौन सी आवृत्ति उपयोगी होगी? तो 10 हर्ट्ज होगी, 10 किलो हर्ट्ज होगी, 10 मेगा हर्ट्ज होगी, 1 गीगा हर्ट्ज होगी, या 10 की पावर 3 गीगा हर्ट्ज होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 10 मेगा हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अब आप लोगों की केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से कि मैं केमिस्ट्री को इसी में करवाऊं
चलो तो फिर इसी में केमिस्ट्री को कर लेते हैं, ठीक है। आयोडोफोम को सिल्वर के चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? आयोडोफोम जो होता है उसको सिल्वर के साथ गर्म करने पर, सिल्वर के चूर्ण के साथ अगर हम उसको गर्म करते हैं चूर्ण के साथ, तो क्या बनता है? तो उससे जो बनेगा उसका नाम होगा एसिटिलीन। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? उसका नाम होगा एसिटिलीन। चलो आगे चलते हैं। अगला है सिर्फ अभिकर्मक का गुलाबी रंग किसके साथ बना होता है? तो सिर्फ अभिकर्मक का जो गुलाबी रंग होता है वो किसके साथ बना होता है? तो वो बना होता है एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लासेनगेज परीक्षण निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि लासेनेज परीक्षण निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन सभी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज स्टेरॉइड्स इन लीवर ऑफ एनिमल्स? निम्न में से कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत से संग्रहित होता है? कौन सा एक जो प्राणियों के यकृत से संग्रहित होता है तो उसका नाम हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइकोजन। यानी कि जो प्राणियों के जो बहुलक, यानी प्राणियों के यकृत से जो संग्रहित बहुलक है उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला है NiCO4 में निकल का परमाणु संक्रमण क्या होगा? तो निकल का जो परमाणु संकरण होगा वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो NiCO4 में निकल का जो संकरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका जो संकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी sp3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 73 क्वेश्चन। देखिए लैंथेनॉइड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो लैंथेनॉइड में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है वो होती है कितनी? वो होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। जय हो भगवान, जय हो। चलिए अगला है कि प्लेटिनम अम्ल राज में घुलने पर क्या बनता है? प्लेटिनम अम्ल राज में घुलने पर क्या बनता है? तो राज में घुलने पर H2PtCl6 बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए। 25वां क्वेश्चन है कि C2H2 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो C2H2 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या आप लोगों को निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 तो सिग्मा बंद हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे? पाई बंद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर बना के और देख लेना कि यहाँ पर क्या आएगा। प्रश्न है, देखिए आंसू गैस कौन सी है? इनमें से आंसू गैस बतानी है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसू गैस कौन सी है? क्लोरीटोन, इथाइल कार्बोनेट, क्लोरोपिक्रीन या मिथाइलिन क्लोराइड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लोरोपिक्रीन को हम आंसू गैस भी बोलते हैं। और आंसू गैस क्या काम आती है? तो आंसू गैस जो है ये क्या काम आती है? तो ये जो काम आती है, ये अगर किसी जगह आतंकवादी आ जाए या अगर किसी जगह कोई दुर्घटना हो जाए तो वहां पर जो आतंकवादियों को भगाने के लिए पुलिस जो है आंसू गैस का प्रयोग करती है। ठीक है। अगला है
निम्न में से प्रति अम्ल कौन सा है, इनमें से बताना है कि प्रति अम्ल कौन सा है। तो यानी कि ये उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, AlOH3 का होल थ्राइस, MgCO3 का होल थ्राइस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आप लोगों को तुक्का लगाना बताया है, तो आप लोग जरूर जाके देखिए, ताकि आप लोग भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सके। मैंने वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताई है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, ये 77 यानी 77वां जो क्वेश्चन है, इसमें वही ट्रिक काम करी है जो मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, अगला है देखिए, ठोस एल्कली धातु हैलाइडों में रंग का प्रदर्शन सामान्यतः किसकी वजह से होता है। ठोस एल्कली धातु हैलाइडों में रंग का प्रदर्शन सामान्यतः किसकी वजह से होता है, तो वो होता है, बताओ, वो होता है F केंद्र के द्वारा। ठीक है, की वजह से। अगला है COEN का होल ट्वाइस Cl2 में कितने आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, तो इसमें कितने आइसोमेरिज्म, 4 आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। अगला है फोस्जीन का अणुसूत्र क्या होगा। फोस्जीन जो होता है इसका अणुसूत्र क्या होगा, तो फोस्जीन का जो अणुसूत्र होगा वो होगा COCl2। क्या हो जाएगा, COCl2 फोस्जीन का अणुसूत्र हो जाएगा। क्या, COCl2 फोस्जीन का अणुसूत्र हो जाएगा। अगला है, जब सेलुलोज को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा। जब सेलुलोज को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो अंतिम उत्पाद बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज अंतिम उत्पाद बनता है। निम्न में से किसका μS मान अधिकतम है, किसका μS मान अधिकतम है, तो किसका है बताओ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि Fe3+ का μS मान अधिकतम होगा। अगला है, एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो मिलता है, तो क्या मिलता है हमको, क्लोरोफॉर्म, एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल या फोस्जीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि क्लोरोफॉर्म। अगला है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन उपस्थित होती है। ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन होती है वो किस में उपस्थित होती है, तो ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन होती है वो किस में उपस्थित होती है, तो वो होती है रक्त में। अगला है कि निम्न में से किसका उपयोग पेंट में होता है, तो ग्लिप्टल का उपयोग पेंट में होता है। अगला है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल क्या कहलाता है, तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल जो होता है वो एस्प्रीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्प्रीन कहलाता है। सिनाबार क्या है, सिनाबार HGS होता है। सिनाबार जो होता है वो HGS होता है। अगला है अकार्बनिक बेंजीन है। अकार्बनिक बेंजीन कौन सा है, तो इनमें से बताना है कि अकार्बनिक बेंजीन कौन सा है, तो अकार्बनिक बेंजीन होता है B3N3H6 अकार्बनिक बेंजीन होता है। अगला है अम्ल जिसमें COOH समूह नहीं होता है। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें कि COOH समूह नहीं होता है, एथेनोइक अम्ल, पिकरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या पॉलीमेटिक अम्ल। तो पिकरिक जो अम्ल होता है उसमें COOH समूह नहीं होता है। K4FeCN6 में आयरन का प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी, तो आयरन की जो प्रभावी परमाणु संख्या होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी यानी 36 होगी। अगला है निम्न में से कौन सा एक कीलेट लिगेंड है। कीलेट लिगेंड कौन है बताओ, एसीटेट, साइनाइड, ऑक्जिलेट या अमोनिया, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जिलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द मेटल प्रेजेंट इज विटामिन B12 इज। विटामिन B12 धातु में उपस्थित होता है, कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला है कि निर्जल AlCl3 का उपयोग होता है वुड्स रिएक्शन में, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में
या कैंजारो रिएक्शन में या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में? बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा, देखिए हाँ ये रहा। तो आंसर नंबर डी यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एल्डिहाइड किससे रजत दर्पण बनाते हैं? एल्डिहाइड जो है किससे रजत दर्पण बनाते हैं? तो वो टालेन के अभिकर्मक से क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड रजत दर्पण बनाते हैं। अगला है सैलिसिलिक अम्ल के ब्रोमीनीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो सैलिसिलिक के ब्रोमीनीकरण से जो प्राप्त होता है वो होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन जो होता है वो किसका बहुलक होता है? यानी कि जो टेफ्लॉन जो होता है वो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का क्या होता है? टेफ्लॉन एक बहुलक होता है। अगला है पर्ल का रासायनिक संयोजन है। पर्ल का रासायनिक संयोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगला है कि अयस्क से आयन का निर्माण किया जाता है। अयस्क से कौन से आयन का निर्माण किया जाता है? तो हेमेटाइट का अयस्क से आयरन का निर्माण किया जाता है। अगला है फेन पल्लवन प्रक्रम का उपयोग किस धातु कर्म में होता है? तो बताओ, ऑक्साइड अयस्कों में, सल्फाइड अयस्कों में, क्लोराइड अयस्कों में या अमलगमों में? तो सल्फाइड अयस्कों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर भी देख लीजिए। संकुल FeH2O का होल 5NO में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो इसमें आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था बताई जा रही है वो बताई जा रही है 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए अपना यहाँ पर ये 2018 का मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि मैंने आप लोगों को 2017 का भी करवा दिया है, 2018 का भी और 2019 का भी करवा दिया है। किस किस का? यानी कि 2017 का भी करवा दिया है, 2018 का भी और 2019 का भी करवा दिया है और 2014 का भी करवा दिया है। यानी 5 जो है आप लोगों का पेपर मैं करवा चुका हूँ। मेरे चैनल पर जाकर आप लोग जो है, आप लोगों को मैं आज एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसका मैं प्लेलिस्ट में आप लोगों को उस प्लेलिस्ट का नाम डाल दूंगा कि प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर आप लोगों के, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, उस जो नाम बना दूंगा मैं उसका। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अब मैं 2016 का और जो बाकी के जितने पेपर बचे हैं वो सारे लेकर आऊंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्या करना है, और अब आप लोगों को इसको शेयर कर देना है। ठीक है, शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। और अगर आप लोगों को किसी और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बता दीजिएगा, आप लोगों की हम हेल्प करेंगे। ठीक है, और देखिए एक बात और बता देता हूं दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर ज़्यादा से अगर वीडियो देख लेते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तैयार शुरू करी है, तो जब भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब एक बात आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि भाई एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एडमिट कार्ड जो है कि अभी तक कोई ऑफिशियल जो है सूचना नहीं आई है, और जितने भी लोग कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो ये सब जो है क्या है, फेक है न्यूज। ठीक है, तो अभी तक एडमिट कार्ड की कोई RUHS ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि आप लोगों के एडमिट कार्ड कब आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही सूचना मिलती है तो हम आप लोगों को सबसे पहले सूचित कर देंगे। इसके लिए आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो वहां जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल बटन होता है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि आप लोगों को जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं यानी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए कि हमारा एडमिट कार्ड कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, क्या सूचना है। और हमारी जो एग्जाम वो 23 जनवरी को जो लगनी है वो क्या 23 जनवरी को लगेगी या फिर वो पोस्टपोन्ड होगी, ठीक है। तो इसकी भी जो मैं सूचना आप लोगों को देता रहूँगा, यानी कि आप लोगों की जो 23 जनवरी को जो एग्जाम की जो आप लोगों की डेट है वो कब होगी, ठीक है। तो उसकी भी सूचना मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटे बटन को दबा के और सेलेक्ट करके रख लीजिए ऑल पर, ताकि आप लोगों को हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, गुड इवनिंग,